जय हिंद फ्रेंड्स, मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस पे। आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों को देखेंगे। साथ ही साथ इन सवालों से जुड़े संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास में आकर क्लास का लाभ उठा सकें। आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप क्लास में सारे सवालों के आंसर किया करें और प्लीज़ क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल। सबसे बड़ा तारामंडल कंस्टिलेशन किसे माना जाता है? आपको बताना है सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है। आंसर करेंगे सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है। आप जानते हैं आकाश में वैसे तो अनेक धुंधले तारे दिखाई देते हैं, परंतु उनमें कुछ चमकीले तारों के समूह होते हैं जिनकी कुछ विशेष आकृतियां होती है, जिन्हें तारामंडल कहा जाता है। और तारामंडल का नाम उन आकृतियों के नाम पर रखे गए हैं जिनके समान इन तारा समूहों की रचना होती है। तो सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? आप याद रखिएगा हाइड्रा। हाइड्रा जो है सबसे बड़ा तारामंडल है। तो आपका आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? हाइड्रा तारामंडल जो है सबसे बड़ा तारामंडल है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर करेंगे ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है? ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है? तो आप जानते हैं कि ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम है हंटर। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हंटर। तो याद रखिएगा कि जैसे कुछ प्रमुख तारामंडल है और उसका कुछ नाम है वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी हम लोग देखें ओरियन तारामंडल को क्या कहा जाता है? हंटर कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है सप्तऋषि। सप्तऋषि यानी उषा मेजर। उषा मेजर को क्या कहा जाता है? सप्तऋषि हिंदी में कहा जाता है। सप्तऋषि या उषा मेजर का नाम क्या है? तो याद रखना है ग्रेट बियर। उषा मेजर को क्या कहा गया है? ग्रेट बियर। तो याद रखना है उषा मेजर या सप्तऋषि को कहा गया है ग्रेट बियर। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछेगा उषा माइनर, उषा माइनर तारामंडल को क्या कहा गया है? ठीक है, उषा माइनर तारामंडल का नाम क्या है? लिटिल बियर। समझ में आया? लिटिल बियर। तो याद रखना उषा माइनर का नाम क्या है? लिटिल बियर। और उषा मेजर का नाम क्या है? ग्रेट बियर। ठीक है, तो उषा मेजर का नाम है ग्रेट बियर और उषा माइनर का नाम है लिटिल बियर। ठीक है, और ओरियन तारामंडल को कहा जाता है ग्रेट हंटर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ओरियन तारामंडल का नाम क्या है? ग्रेट हंटर, यानी हंटर बोल सकते हैं, याद रखना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ओरियन तारामंडल को हंटर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ से कुछ और सवाल आपको याद रखना है जो एग्जाम में पूछ सकता है। आप जानते हैं कि तारों का रंग उसके तापमान को बताता है। तारों का रंग क्या बताता है? तारा का जो रंग होता है वो उसके किसको बताता है? टेम्परेचर को बताता है। तो याद रखना है कि तारा का रंग उसके टेम्परेचर को बताता है। ठीक है, तारों का रंग उसके टेम्परेचर को बताता है, याद रखना है। तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर उनकी उम्र ज्ञात की जा सकती है। जैसे अगर कोई तारा नीला है या सफ़ेद है, नीला व सफ़ेद है, तो इसका मतलब है वो तारा जो है युवा तारा है। किस प्रकार का तारा है? अगर कोई तारा नीला और सफ़ेद है तो वो युवा तारा है, आद्य तारा है। ठीक है, पूछता है ये सवाल। अगर कोई तारा लाल दिखता है आपको, तो इसका मतलब आपको याद रखना है वो वृद्ध तारा है। याद रखना है जो लाल कलर का तारा होगा वो वृद्ध तारा होगा। ठीक है, और जो नारंगी कलर का तारा होगा वो प्रौढ़ तारा होगा, प्रौढ़ तारा होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर तारों की उम्र ज्ञात की जा सकती है। नीला और सफ़ेद तारा युवा तारा होता है, नारंगी तारा प्रौढ़ तारा होता है और लाल तारा जो होता है वो वृद्ध तारा होता है। और आप जानते हैं कि अंत में विस्फोट के बाद तारों की मृत्यु हो जाती है, जिसे हम लोग ब्लैक होल या कृष्ण विवर बन जाता है, आप जानते हैं। ठीक है, और आपको एक चीज़ और याद रखना है चंद्रशेखर सीमा के बारे में, क्योंकि भारतीय मूल के अमेरिकी
खगोलज्ञ थे एस चंद्रशेखर, और एस चंद्रशेखर जी ने श्वेत वामन तारों के जीवन अवस्था के बारे में सिद्धांत प्रतिपादन किया था। तो चंद्रशेखर सीमा किनके द्वारा दिया गया है, तो याद रखना है एस चंद्रशेखर के द्वारा। और चंद्रशेखर सीमा क्या होता है, तो आपको याद रखना है चंद्रशेखर सीमा के अनुसार 1.44 सौर द्रव्यमान ही श्वेत वामन के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा है, जिसे चंद्रशेखर सीमा कहा गया है। और एस चंद्रशेखर को कब नोबेल पुरस्कार मिला है, एस चंद्रशेखर जी को 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो याद रखना है एस चंद्रशेखर यानी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में W.A. फाउलर के साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना है एस चंद्रशेखर को 1983 में W.A. फाउलर के साथ 1983 ईस्वी में, ठीक है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ओरियन तारामंडल याद रखिएगा, ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो हंटर के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि हमारी पृथ्वी से सूर्य के बाद सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, तो बताइए सूर्य के बाद सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। याद रखना है सूर्य के बाद सबसे नजदीक का तारा, सूर्य के बाद सबसे नजदीक का तारा कितनी दूर है बताइए आप, सूर्य के बाद सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो याद रखना है सूर्य के बाद सबसे नजदीक का तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। कितनी दूरी पे है प्रोक्सिमा सेंचुरी, कितने प्रकाश वर्ष दूर पर है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, प्रोक्सिमा सेंटोरी। तो याद रखना है कि सूर्य के बाद सबसे नजदीक का तारा है प्रोक्सिमा सेंटोरी। और ये कितना दूर है, तो आपको याद रखना है 4 प्रकाश वर्ष दूर है, 4 लाइट ईयर दूर है, ठीक है, 4 लाइट ईयर दूर है, ठीक है। तो याद रखना है सूर्य के बाद सबसे नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो 4 प्रकाश वर्ष दूर है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है एक सवाल कि गॉड पार्टिकल क्या होता है, तो आप जानते हैं हिग्स बोसोन कण को गॉड पार्टिकल कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और एक सवाल याद रखना है कि आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किनको कहा जाता है, बताइएगा आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किनको कहा जाता है, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किनको कहा जाता है, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किनको कहा जाता है, तो आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है, बताएं कोपरनिकस को। कोपरनिकस कहाँ के थे, पोलैंड के थे। तो याद रखना है आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है कोपरनिकस को, कोपरनिकस पोलैंड के खगोल शास्त्री थे। ठीक है, तो कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। और केपलर को नवीन खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। और केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया है और कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया है। तो कोपरनिकस जी के बारे में याद रखिएगा, कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो इतना सवाल यहाँ से आप याद रखिए। बाकी आइंस्टीन के बारे में आप जानते हैं कि आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में बताया था, और सापेक्षता के सिद्धांत के माध्यम से आइंस्टीन ने पहली बार ब्लैक होल की भविष्यवाणी की थी। तो अगर आपसे ये भी पूछ देता है कभी कि ब्लैक होल की भविष्यवाणी सबसे पहले किसने किया, तो याद रखना है 1916 ईस्वी में एल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत के माध्यम से पहली बार ब्लैक होल की भविष्यवाणी की थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है और इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। ओरियन तारामंडल को हंटर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया। और कुछ जो बड़े बड़े महान वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा जो किताब लिखा जाता है उसको भी याद रखिएगा, जैसे स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस के बारे में आप जानते हैं कि स्टीफन हॉकिंस का उनके द्वारा जो किताब लिखा गया था ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, तो याद रखना है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक स्टीफन हॉकिंस थे। इसके अलावा द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पुस्तक के लेखक स्टीफन हॉकिंस थे। और स्टीफन हॉकिंस ने 1974 ईस्वी में अपनी सबसे प्रसिद्ध खोज काले विवर विकिरण उत्सर्जन करते हैं का प्रतिपादन किया था, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आइंस्टीन जी के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था, तो द वर्ल्ड एज आई सी इट, द वर्ल्ड एज आई सी इट पुस्तक के लेखक हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चे क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें। अगला सवाल, बेंड योर बैक वाक्यांश का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो आंसर करेंगे बेंड योर बैक, ये जो वाक्यांश है किस खेल में उपयोग किया जाता है, बेंड योर बैक। एकदम आसान सवाल है, तो सही आंसर क्या होगा बताइए, क्रिकेट। ठीक है, तो याद रखना है बेंड योर बैक वाक्यांश का उपयोग जो है क्रिकेट में किया जाता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है सही आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा क्रिकेट से देखिए कुछ सवाल आपको पूछ सकता है, जैसे आपको याद रखना अंडर 19 2020 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था कौन जीता था बताइएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, पुराना हो गया है तो याद है तो बताइए फटाफट।
अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 में जो हुआ था, ठीक है, वो कौन जीता था, बता देंगे आप? बांग्लादेश। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 किसने जीता था, तो बांग्लादेश ने जीता था। ठीक है, और उस समय बांग्लादेश के कप्तान कौन थे पूछ सकता है, तो अकबर अली। ठीक है, तो याद रखना अकबर अली की कप्तानी में बांग्लादेश ने अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट 2020 जीता था। ठीक है, और भारत जो है उपविजेता था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और भारत क्या था, उपविजेता था, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप कि जीता कौन था, बांग्लादेश, और हम लोग जो है उपविजेता थे। ठीक है, भारत उपविजेता था और हमारी टीम की कप्तानी किसने किया था, प्रियम गर्ग। नाम सुने होंगे आप लोग, प्रियम गर्ग का, आईपीएल भी शायद खेलते हैं, है ना। तो भारत जो है उपविजेता था, भारत उपविजेता, याद रखना उपविजेता, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 का विजेता बांग्लादेश था, कप्तान थे इनके अकबर अली, और भारत उपविजेता था, भारत के कप्तान थे प्रियम गर्ग। ठीक है, प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन थे पता है, यशस्वी जायसवाल। अभी यशस्वी जायसवाल किस टीम से खेलते हैं, कमेंट कर दीजिएगा। आईपीएल में खेल रहे हैं अभी, राजस्थान से खेलते हैं शायद। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए यहां से इंपॉर्टेंट सवाल क्या क्या आपसे पूछ सकता है। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप बताइएगा कौन जीता था, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप, ये इंपॉर्टेंट है। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप, याद रखना आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीता था और भारत उपविजेता था। तो यहाँ भी भारत जो है फाइनल में हार जाता है। ठीक है, और काफ़ी सालों से हम लोग फाइनल में हार रहे हैं, हमेशा फाइनल सेमीफाइनल में, है ना। तो आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप जीता कौन था, ऑस्ट्रेलिया जीता था, और भारत जो है सेमीफाइनल, भारत जो है फाइनल में हार गया था। ठीक है, तो याद रखना है। और ऑस्ट्रेलिया की कप्तान कौन थी, मैग लैनिंग, और इंडिया की कप्तान कौन थी, हरमनप्रीत कौर। ठीक है, तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप किसने जीता, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता, भारत को हराकर, आप याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे क्या पूछ सकता है, तो इसके अलावा आपको याद रखना है आईपीएल का कौन सा टीम का मालिक का नाम क्या है। ठीक है, हो सकता है आने वाला एग्जाम में पूछ दे आपसे। ठीक है, जैसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के मालिक का नाम क्या है, महेंद्र कुमार शर्मा। सनराइजर्स हैदराबाद के मालिक का नाम क्या है, कलानिधि मारन। राजस्थान रॉयल के मालिक का नाम क्या है, मनोज बेडले। ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक का नाम है शाहरुख खान और जय मेहता। ठीक है, तो इसी तरह आपको याद रखना है चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक का नाम है श्रीनिवासन। तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। ठीक है, और आपको पता होगा जो 2019 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, कौन जीता था, इंग्लैंड जीता था। कहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। ठीक है, किस आधार पर विजेता घोषित किया गया था, तो सुपर ओवर में अधिक संख्या में जो चौका लगाया था वही टीम जीता था। तो इंग्लैंड ने सुपर ओवर में अधिक चौका लगाया था, जिसकी वजह से वो जीत जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो याद रखना है कि 2019 वर्ल्ड कप क्रिकेट का किसने जीता था, तो इंग्लैंड ने जीता था। ठीक है, और फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन रहे थे, बेन स्टोक्स। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, उम्मीद करेंगे समझ में आ गया होगा। बैंड योर बैक वाक्यांश का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो क्रिकेट में किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चे क्लास में आ जाएं और क्लास का लाभ उठा सकें। अगला सवाल, निम्नलिखित भारतीयों में से कौन जापान में डार्टिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक थे। कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने डार्टिंगटन हॉल स्कूल की स्थापना जापान में की थी। अच्छा सवाल है, आंसर करेंगे। तो याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जापान में डार्टिंगटन हॉल स्कूल के स्थापना की गई थी। और रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में आप सभी जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को विश्व कवि कहा जाता है, विश्व कवि कहा गया है रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को कवि गुरु कहा गया है ना, तो याद रखना है। इसके अलावा आप जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई थी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखना है कि शांति निकेतन की स्थापना पश्चिम बंगाल में किसने किया, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और आप जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, है ना। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 ईस्वी में, आप याद रखिएगा। ठीक है, और विश्व भारती के लेखक कौन है, विश्व भारती की स्थापना किन्होंने की, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने विश्व भारती की स्थापना की थी, आप याद रखिएगा। विश्व भारती और शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट आपको यहाँ से बता देते हैं, क्योंकि चारों महान व्यक्ति हैं और यहाँ से सवाल क्या क्या आपका पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछ सकता है रहनुमाई माजदायन सभा के संस्थापक कौन है, रहनुमाई माजदायन सभा। तो याद रखना है रहनुमाई
माझदायन सभा के संस्थापक कौन है? दादा भाई नौरोजी, याद रहेगा। रहनुमाई माझदायन सभा के संस्थापक कौन है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले गैर हिंदू अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस शब्द कौन देते हैं? दादा भाई नौरोजी। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में पहली बार राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के आकलन का प्रयास किया था। ठीक है। इसके अलावा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कर्षण का सिद्धांत दिया था। दादा भाई नौरोजी ने रहनुमाई माझदायन सभा की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, पूछता है ये सब सवाल, इसलिए बता दिए। और यहाँ से पूछेगा अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बता दीजिएगा। अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था? फटाफट बताएंगे। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा अहमदिया आंदोलन को लीड किया गया था। ठीक है, तो मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा अहमदिया गुलाम लीड किया गया था। तो आराम से याद होगा। ठीक है, समझ में आया? तो अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद जी के द्वारा लीड किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है, एक सवाल आपको याद रखना है, भारत स्त्री मंडल। भारत स्त्री मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारत स्त्री मंडल बताएंगे, आंसर करेंगे। भारत स्त्री मंडल की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो याद रखना है सरलाबाई देवी चौधरानी। सरलाबाई देवी चौधरानी। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, सरलाबाई देवी चौधरानी। तो भारत स्त्री मंडल की स्थापना सरलाबाई देवी चौधरानी जी के द्वारा किया गया था। तो सरलाबाई देवी चौधरानी के द्वारा भारत स्त्री मंडल की स्थापना की गई थी इलाहाबाद में 1910 ईस्वी में। ठीक है, 1910 ईस्वी में, ये भी लिखना है, लिख लीजिएगा 1910 ईस्वी में। ठीक है, 1910 ईस्वी में सरलाबाई देवी चौधरानी के द्वारा भारत स्त्री मंडल की स्थापना की गई थी। कहाँ पे किया गया था? तो इलाहाबाद में, याद रखेंगे। ठीक है, रहनुमाई माझदायन सभा की स्थापना बंबई में की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1851 ईस्वी में। ठीक है, तो उसको भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अहमदिया आंदोलन कब हुआ था? तो अहमदिया आंदोलन याद रखना है मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा गुरदासपुर पंजाब में हुआ था 1889 में। ठीक है, इसके अलावा अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? वी डी सावरकर। आप जानते हैं अभिनव भारत, तो अभिनव भारत के संस्थापक थे वी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। तो आपको बताना है वी डी सावरकर द्वारा अभिनव भारत की स्थापना कब की गई, तो बताएं। तो याद रखना 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना वी डी सावरकर के द्वारा की गई थी, याद रहेगा। वी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में किया गया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, फटाफट बताएंगे। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन है? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी हैं, या गोपाल कृष्ण गोखले हैं, या महात्मा गांधी हैं? आंसर करें, तीनों में से कौन सा आंसर होगा? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? ठीक है, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो याद रखना है जी के गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। और पूछेगा कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब किया गया? 1905 में। कब किया गया? तो 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। और कहाँ पर किया गया था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना? तो पुणे में। समझ में आया? पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में है। तो पुणे में 1905 ईस्वी में जी के गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी, याद रखेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट था याद रखिएगा। इसके अलावा बहुत पूछता है आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आप जानते हैं दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की है। आप जानते हैं कि दयानंद सरस्वती ने बैक टू वेदास का नारा दिया था। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम था क्या नाम था? दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर, आप याद रखिएगा। ठीक है, और आर्य समाज की स्थापना कहाँ पे की गई थी? बंबई में। कब किया गया था? 1875 में। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की है, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यही सब सवाल एग्जाम में बहुत पूछता है। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, और महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में की थी, किए थे वो, याद रखना है। सत्यशोधक समाज बहुत पूछता है, तो आप आंसर कीजिएगा सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है ज्योतिबा फुले। अब आपको बताना है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कहाँ पर की गई थी, कब की गई थी। ठीक है, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा
फुले। तो याद रखना है सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। कहाँ पे किया गया था? तो पुणे में किया गया था 1873 ईस्वी में। ठीक है, तो 1873 ईस्वी में, 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले जी के द्वारा की गई थी, याद रखेंगे। ठीक है, तो इतना सवाल यहाँ से अभी याद रखिए, बाद में फिर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये सवाल आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो आंसर याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। बाकी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किसका स्थापना किया गया था? तो बताइए, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी, है ना। और आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। याद रखना है, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद जी 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी को याद करते हुए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त। और याद रखना है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन? स्वामी विवेकानंद। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना। फिर आपसे पूछेगा शिकागो में इनका विश्व प्रसिद्ध जो भाषण था, ठीक है, वो कब दिया गया? तो 1893 ईस्वी में, आप याद रखिएगा। ठीक है, बाकी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आप जानते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। कब किया गया था? तो 1939 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। और भी आप जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बनते हैं। कब कब? 1938, 1939 में, याद है ना। 1938 का जो है कौन सा अधिवेशन है? 1939 का कौन सा अधिवेशन, आप बताइएगा। 1938 अधिवेशन, 1939 अधिवेशन। तो आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस लगातार 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। एक बार 1938 में, 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, और 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। समझ में आ रहा है? तो आराम से याद होगा। ठीक है, 1938 का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं, लेकिन गांधी जी से कुछ मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस जी 1939 त्रिपुरी अधिवेशन से क्या करते हैं? इस्तीफा दे देते हैं। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, याद रखिएगा। और इसी साल 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, तो याद रखेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो जापान में डर्टिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक कौन थे? श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी, आपका सही आंसर, याद रखेंगे। तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। प्लीज आप लोग क्लास को सपोर्ट कीजिए। अगला सवाल, G7 समूह में शामिल होने वाला अंतिम G7 राष्ट्र कौन सा है? तो आपको बताना है G7 समूह में शामिल होने वाला अंतिम G7 का सदस्य देश कौन सा है। ठीक है, तो आपको पहले तो ये याद रखना है कि G7 में कौन कौन सा देश शामिल है। तो एक तो याद रखना है अमेरिका। अच्छा, यहाँ ऑप्शन तो दिया ही है ना। तो G7 में अंतिम रूप से शामिल देश कौन कौन सा है? चलिए हम लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अमेरिका, ठीक है, ब्रिटेन, देखिए लिखा ही है यहाँ पे, बताएगा G7 में कौन कौन सदस्य है। तो एक तो अमेरिका सदस्य है, ब्रिटेन सदस्य है इसका, फ्रांस सदस्य है G7 का, कनाडा सदस्य है, ठीक है, जापान सदस्य है, इटली सदस्य है, और जर्मनी सदस्य है। समझ में आया? तो अगर आपसे पूछेगा G7 के कितने देश सदस्य हैं, तो नाम से पता चल रहा है आंसर क्या होगा। G7 के कितने सदस्य देश हैं? तो फ्रांस, कनाडा, जापान, इटली, जर्मनी। कितना हो गया? 2 2 4 1 5 और 2 7, तो 7 सदस्य देश है। अब इसका एक चीज़ देखिए, ये तो सदस्य है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, तो ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपसे पूछा है कि G7 में शामिल होने वाला अंतिम राष्ट्र कौन सा है। तो या तो अमेरिका या तो ब्रिटेन, और ब्रिटेन पहले से है, तो याद रखना है यहाँ पे आंसर क्या होगा? अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो सही आंसर होगा, याद रखिएगा। समझ में आया? तो याद रखना है G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं। G7 में फ्रांस, कनाडा, जापान, इटली, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में शुरू की गई विश्व निधि M योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को कितने रुपए तक ऋण प्रदान किया जाएगा? आंसर करेंगे, एक स्कीम शुरू किया गया है विश्व निधि M योजना, और इसके तहत स्ट्रीट वेंडरों को कितने रुपए तक ऋण दिया जाएगा? PM स्वनिधि योजना होगा, माफ करेंगे, ठीक है, PM स्वनिधि स्कीम। तो याद रखना है, आपसे पूछा गया है कि PM स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को कितने रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। ठीक है,
तो याद रखना है आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा 10,000। ठीक है, तो पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को 10,000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है। तो पीएम स्वनिधि स्कीम, पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को कितना रुपया ऋण दिया जाएगा, तो 10,000 याद रखना है। अगला सवाल, ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है, बताएंगे। हु वॉज अपॉइंटेड द न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू ब्रिटेन। ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी गायत्री कुमार। इंपॉर्टेंट सवाल है, ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त गायत्री कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त हैं गायत्री कुमार, याद रखिएगा। अगला सवाल, एमएसएमई क्षेत्र की नई परिभाषा के अनुसार कितने रुपए के निवेश पर उद्यम को माइक्रो श्रेणी में रखा जाएगा। तो आंसर करेंगे, एमएसएमई श्रेणी की नई परिभाषा के अनुसार कितने रुपए के निवेश पर उद्यम को माइक्रो श्रेणी में रखा जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 1 करोड़। याद रखना है, एमएसएमई क्षेत्र की नई परिभाषा के अनुसार 1 करोड़ के निवेश पर उद्यम को माइक्रो श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार 1 करोड़ रुपए के निवेश पर उद्यम को माइक्रो श्रेणी में रखा जाएगा। अगला सवाल, एशियाई क्षेत्र के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीतने वाली लेखिका हैं। आंसर करेंगे, एशियाई क्षेत्र के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीतने वाली लेखिका का नाम क्या है। तो याद रखना है कृतिका पांडे, याद रहेगा कृतिका पांडे। ठीक है, तो एशियाई क्षेत्र के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीतने वाली लेखिका है कृतिका पांडे, याद रखेंगे। अगला सवाल, निम्न राज्यों में से किसे खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की मेजबानी सौंपी गई है। तो आंसर कीजिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी कौन करेगा। ठीक है, अच्छा सवाल है, पूछता है बहुत ज़्यादा। तो आप आंसर करेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का मेजबानी कौन करेगा। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। याद रखेंगे, 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी हरियाणा कर रहा है। ठीक है, तो 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी हरियाणा को सौंपी गई है। अगर आपसे पूछता है दूसरा याद रखना है, 2020 का याद रखिएगा। ठीक है, 2020 आपको बता देते हैं क्योंकि भूल गए होंगे। तो पूछेगा आपसे खेलो इंडिया यूथ गेम 2020, तो अगर 2020 के बारे में पूछेगा खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का कौन सा संस्करण था, ये तीसरा संस्करण। तो याद रखना है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 थर्ड संस्करण था। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 थर्ड संस्करण था, याद रखना है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, गुवाहाटी में। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का कहाँ पे हुआ था, गुवाहाटी में, आसाम में। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ हुआ था, गुवाहाटी आसाम में हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का 20 जो है ये तीसरा संस्करण था, कहाँ पे हुआ था, गुवाहाटी आसाम में हुआ था, याद रखना है। अगर आपसे पूछता है ये तो ठीक है, याद रहेगा। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में जो संपन्न हुआ था गुवाहाटी में, इसमें पहले नंबर पे कौन रहा था, तो महाराष्ट्र रहा था, दूसरे नंबर पे हरियाणा रहा था और तीसरे नंबर पे दिल्ली रहा था। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में महाराष्ट्र 1 नंबर पे था, हरियाणा दूसरे नंबर पे था, दिल्ली तीसरे नंबर पे था, याद रखिएगा। ठीक है, ये याद रखना है। और एक सवाल और याद रखिएगा, पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ हुआ था। पहली बार, ये सब आप लोग भूल गए होंगे। ठीक है, तो लेकिन ये सब याद रखना है। पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था, क्योंकि आप देख ही रहे एग्जाम तो ले ही नहीं रहा है सही ढंग से, है ना। तो बच्चा पढ़ता तो है लेकिन भूल ही जाता है। यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन, तो आपसे पूछेगा गेम्स का आयोजन। ठीक है, पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन बताना है कब हुआ था, मतलब कहाँ पे हुआ था, भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, तो याद रखना है पहली बार कब हुआ था, ये आप बता दीजिएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में, है ना। तो याद रखना है पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी हरियाणा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। द बुद्धा एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, द बुद्धा एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप सभी जानते हैं, फटाफट आंसर कीजिएगा। द बुद्धा एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक है बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा लिखित पुस्तक है द बुद्धा एंड हिज धम्म, याद रहेगा, ठीक है। तो द बुद्धा एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक है बी आर अम्बेडकर। इसके अलावा आप जानते हैं पाकिस्तान फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक भी हैं बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, द बुद्धा एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक बी आर अम्बेडकर। पाकिस्तान फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक बी आर अम्बेडकर। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट, ये इंपॉर्टेंट है, अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक के लेखक हैं बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक के लेखक बी आर अम्बेडकर, द बुद्धा एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक बी आर अम्बेडकर। और आप जानते हैं कि 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 26 नवंबर को कानून दिवस मनाया जाता है, मतलब संविधान दिवस मनाया जाता है बोल सकते हैं। तो याद रखना है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 26 नवंबर को हम लोग क्या करते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं, संविधान के प्रचार प्रसार को याद करते हुए, ठीक है। यानी संविधान के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया, तो आप आंसर क्या करेंगे और क्यों मनाया गया था, बता दीजिए। अच्छा सवाल है, पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और पहला संविधान दिवस जो है 2015 में मनाया गया था। नोट कर लीजिएगा, पहला संविधान दिवस 2015 में मनाया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट संविधान दिवस कब मनाया गया? 2015 में। क्यों मनाया गया? अंबेडकर जी की 125वीं जयंती को याद करते हुए। समझ में आया? तो ये आपको याद रखना है, अंबेडकर जी की 125वीं जयंती, अंबेडकर जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में पहली बार 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस के रूप में मनाया गया था, ठीक है। तो 26 नवंबर संविधान दिवस, पहला संविधान दिवस कब मनाया गया? 2015 में। क्यों मनाया गया? अंबेडकर जी की 125वीं जयंती को याद करते हुए, और संविधान के प्रचार प्रसार के लिए 26 नवंबर का दिन चुना गया है, याद रखेंगे, ठीक है। बाकी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है, तो आप जानते हैं, बताइए जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? तो आप जानते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया? तो गोल्डन थ्रेशोल्ड, गोल्डन थ्रेशोल्ड की लेखिका कौन है? सरोजनी नायडू। सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया की लेखिका कौन है? तो इसको याद रखिएगा, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। बाकी गोल्डन थ्रेशोल्ड आप सब जानते होंगे। सॉन्ग्स ऑफ इंडिया पुस्तक की लेखिका कौन है? तो याद रखना है, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू के द्वारा लिखित है। इसके अलावा गोल्डन थ्रेशोल्ड की लेखिका भी है सरोजनी नायडू, याद रखेंगे, ठीक है। समझ में आया? कुछ और महत्वपूर्ण लेखक के बारे में आपको बताते हैं जो एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। जैसे आपसे पूछता है अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आप बताएंगे अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय। और आप जानते हैं कि साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था और साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और साइमन कमीशन के 7 सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे, जिसके वजह से साइमन कमीशन को क्या कहा गया? श्वेत कमीशन कहा गया, व्हाइट कमीशन कहा गया। और साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध किया गया था। और साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय जी को लाठी चार्ज के दौरान गंभीर रूप से चोट लग गया था और ये इनका कुछ महीने के बाद निधन हो गया था। तो याद रखना है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक है लाला लाजपत राय और इनका संबंध किससे है? साइमन कमीशन से, ठीक है। कैसे संबंधित है? साइमन कमीशन का विरोध किए थे और जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय जी ने साइमन गो बैक का नारा दिया था। इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दिए, ठीक है। बाकी आपको पता है बंदी जीवन, बंदी जीवन के लेखक कौन है? सचिंद्र सान्याल, लिख लीजिएगा। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? सचिंद्र सान्याल। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड मिटा देते हैं, थोड़ा सा आराम से ही बताते हैं। चलिए हम लिख दे रहे हैं, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि आराम से लिखने के लिए। तो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? सचिंद्र नाथ सान्याल। तो याद रखना है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक है सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है। याद रखिएगा, सचिंद्र नाथ सान्याल, पढ़ा चुके हैं बहुत बार ये सब, ठीक है। तो सचिंद्र नाथ सान्याल जी के द्वारा बंदी जीवन पुस्तक की रचना की गई थी। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है राजेंद्र प्रसाद, याद रखना है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं दयानंद सरस्वती। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक है दादा भाई नौरोजी। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? बताएंगे इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो आपको याद रखना है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और आप जानते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे? तो याद रखना है 1923 का दिल्ली अधिवेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, और आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। समझ में आया? आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1923 का दिल्ली अधिवेशन। ठीक है, फिर पूछेगा लगातार 6 वर्ष तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन। ठीक है, एक जगह याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में महान व्यक्ति से जुड़ा हुआ जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको एक जगह याद रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इतना आप याद रखिए। बाकी आपसे पूछ सकता है द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखित है द बंच ऑफ गोल्ड लेटर्स, याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा रिडल्स एंड हिंदुइज्म, रिडल्स इन हिंदुइज्म, रिडल्स इन हिंदुइज्म के लेखक कौन है? बी आर अम्बेडकर, याद रखेंगे। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। तो हिंद स्वराज और गोखले माय पॉलिटिकल गुरु पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी, याद रखना है। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। गीता रहस्य, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। मराठा और केसरी पत्रिका का संपादन बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया गया था। 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो याद रखना है गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, 20G होगा ना, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इतना याद रखिए। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन? सुभाष चंद्र बोस, याद रखना है। नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र, याद रखना है। इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरोल, याद रखिएगा। इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक हैं वैलेंटाइन सिरोल। भवानी मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, भवानी मंदिर के लेखक कौन है? तो याद रखना वारिंद्र कुमार घोष। ठीक है, भवानी मंदिर के लेखक कौन है? वारिंद्र कुमार घोष। ठीक है, चलिए, तो इतना सवाल याद रखिए, बाकी बाद में देखेंगे। तो क्लास को एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें। द बुद्धा एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन है? बी आर अम्बेडकर, याद रखेंगे। तो प्लीज क्लास को आप लोग सपोर्ट कीजिए। अगला सवाल, ब्लीडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो पता है तो बताइए, ब्लीडर शब्द जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है? ठीक है, ब्लीडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो बता सकते हैं आप ब्लीडर शब्द जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बॉक्सिंग। ठीक है, तो बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ है ब्लीडर शब्द। तो याद रखना है ब्लीडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ब्लीडर शब्द जो है बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और विजेंद्र कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं? बॉक्सिंग से जुड़े हुए हैं विजेंद्र कुमार, आपको पता होगा। मैरी कॉम बॉक्सिंग से जुड़ी हुई हैं, आप जानते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है कि ब्लीडर शब्द जो है बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत सारा कप वगैरह होता है जो आपको याद रखना है। कप याद रखना है, टर्मिनोलॉजी याद रखना है, और कौन कौन से महान प्लेयर हैं, किस खेल से जुड़े हुए हैं, किस खेल में कितना प्लेयर होता है, ये सब आपको याद रखना है। प्लेयर का निक नेम वगैरह पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है ब्लीडर शब्द किस खेल से जुड़ा है, तो याद रखना है बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ है ब्लीडर शब्द। पंच जो है बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ है। पंच हो गया, अपर कट, राउंड, हुक, नॉकडाउन, नॉकआउट। ठीक है, ब्रेक, बेल्ट, ब्लो, बाउंस। ठीक है, ब्लीडर, ये सब जो है बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ कुछ टर्म है। ठीक है, स्विमिंग से जुड़ा हुआ टर्म कौन सा है जो पूछता है वो हम बता देते हैं। स्विमिंग से जुड़ा हुआ टर्म कौन सा है? तो एक आपसे पूछता है स्ट्रोक। ठीक है, ब्रेस्ट स्ट्रोक। ब्रेस्ट स्ट्रोक जो है तैराकी से जुड़ा हुआ शब्द है, तो याद रखना है ब्रेस्ट स्ट्रोक तैराकी से जुड़ा हुआ शब्द है। तो ब्रेस्ट स्ट्रोक तैराकी से जुड़ा हुआ शब्द है, याद रखना है। बटरफ्लाई आप जानते ही हैं। ठीक है, बटरफ्लाई तैराकी से जुड़ा हुआ है। बैक स्ट्रोक आप याद रखिएगा ना, स्टोक शब्द जहाँ पे आएगा ना वो तैराकी से जुड़ा हुआ होगा। बेन स्टोक आप जानते हैं इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, तो वहाँ से याद रखिएगा स्टोक नाम जहाँ पे आएगा, जो टर्म में आएगा किसी खेल में, तो याद रखना वो तैराकी में आएगा। ठीक है, स्टोक शब्द जो आएगा वो किस खेल का टर्मिनोलॉजी होगा, तो आप आंख मूंद के आंसर कीजिएगा तैराकी। समझ में आया? इसको याद रख लीजिएगा, हो गया। बाकी और क्या पूछ सकता है? क्रिकेट सभी को पता है। ठीक है, और वॉलीबॉल में बताना है आपको कि वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं। कमेंट कीजिएगा वॉलीबॉल में कितना प्लेयर होता है। वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होता है, याद रखना है। ठीक है, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होता है, याद रखिएगा। बेसबॉल में कितना प्लेयर होता है?
बेसबॉल में 9 प्लेयर होता है, बेसबॉल में 9 प्लेयर होता है, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होता है, ठीक है। रग्बी फुटबॉल में कितना होता है, 15 प्लेयर होता है रग्बी फुटबॉल में। तो अगर आपसे पूछेगा रग्बी फुटबॉल में कितना होता है, रग्बी फुटबॉल में 15 प्लेयर होता है, ठीक है। रग्बी फुटबॉल में 15 प्लेयर होता है। रग्बी फुटबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, स्कॉटलैंड का है, ठीक है। और बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, याद रखना है, बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होता है। रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होता है। पोलो में 4 खिलाड़ी होता है, पोलो 4 शब्द का है तो 4 खिलाड़ी होता है, पोलो में 4 खिलाड़ी होता है। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होता है, ठीक है। पोलो में 4 खिलाड़ी होता है, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होता है। समझ में आया? तो आराम से याद होगा, वाटर को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख लीजिएगा, वाटर पोलो, ठीक है। 1 2 3 और यहाँ 4 5 6 7, ठीक है। तो पोलो में कितना खिलाड़ी होता है, 4 खिलाड़ी होता है। वाटर पोलो में कितना खिलाड़ी होता है, 7 खिलाड़ी होता है, याद रखना है। खो खो में कितना खिलाड़ी होता है, खो खो में याद रखना 9 खिलाड़ी होता है, खो खो, ठीक है। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, याद रखना है। नेटबॉल में कितना खिलाड़ी होता है, नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होता है। नेट बॉल में कितना खिलाड़ी होता है, नेट बॉल में याद रखना है 7 खिलाड़ी होता है, ठीक है। बास्केटबॉल में कितना खिलाड़ी होता है, बास्केटबॉल में, जल्दी इसलिए बता रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं आपको, ठीक है। तो आपको ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। बास्केटबॉल में कितना खिलाड़ी होता है, तो 5 खिलाड़ी होता है, याद रखना है। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होता है, ठीक है। बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लीडर शब्द किस खेल से जुड़ा है, तो ब्लीडर शब्द बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। तो क्लास को एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। अगला सवाल, चेपू किसका एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है? तो आंसर करेंगे, चेपू कहाँ का एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है? चेपू कहाँ का एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है? तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। तो याद रखना है कि नेपाल का सांस्कृतिक प्रतीक है चेपू, ठीक है। तो चेपू किसका एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है? तो याद रखना है चेपू नेपाल का अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है, ठीक है। अब देखिए जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये चारों देश आप जानते हैं कि एशिया महादेश में है, और यहाँ से आपका सवाल बनेगा, चाहे भूटान हो, चीन हो, म्यांमार हो और नेपाल हो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, चेपू किसका अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है? तो चेपू नेपाल का अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है, याद रखना है। अब देखिए नेपाल से सवाल क्या बनेगा, तो नेपाल चीन और भारत के बीच में बफर स्टेट के रूप में हिमालय की गोद में स्थित एक पर्वतीय देश है, ठीक है। और आप जानते हैं कि नेपाल के साथ कौन कौन सा राज्य सटा हुआ है, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेपाल के साथ कितना राज्य बॉर्डर शेयर करता है? तो आपको हम पढ़ा है ना कितना, तो एक तो यूके करता है, मतलब उत्तराखंड हो गया। दूसरा याद रखना यूपी करता है, बिहार करता है, सबसे बड़ा बाउंड्री नेपाल के साथ बिहार शेयर करता है, ठीक है, बिहार करता है। इसके अलावा सिक्किम करता है और पश्चिम बंगाल करता है। तो 5 राज्य आपको याद रखना है कि 5 राज्य जो है भारतीय नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, याद रहेगा, लिख दे रहे इधर हम, 5 राज्य नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। पूछेगा कितना राज्य नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो 5 राज्य नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, यूके, यूपी, डब्ल्यूबी, बिहार और सिक्किम। यूके, यूपी, डब्ल्यूबी, बिहार और सिक्किम। सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ बिहार, आप याद रखिएगा। बिहार में कौन कौन सी नदी बहती है, तो काली नदी बिहार में बहती है, याद रखना है। कोसी नदी भी बिहार से, कोसी नदी जो है नेपाल से ही निकलती है, आप जानते हैं कोसी नदी नेपाल से निकलती है, ठीक है। और काली नदी याद रखना, ये भी नेपाल में बहती है। गलती से शायद हम बिहार बोल दिए थे, ध्यान से सुनिएगा। कोसी, गंडक, काली, करनाली, ये जो नदियां हैं नेपाल में बहती है, याद रखेंगे, ठीक है। तो नेपाल से 5 भारतीय राज्य सटा हुआ है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, याद रखना है। और माउंट एवरेस्ट आप जानते हैं कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। और भी नेपाल में चोटी है, जैसे कि एक तो माउंट एवरेस्ट हो गया, धौलागिरी, धौलागिरी याद रखना है। धौलागिरी भी जो है महत्वपूर्ण चोटी है, यहाँ पे पड़ता है, कुछ एरिया धौलागिरी का भी नेपाल में पड़ता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। महाभारत श्रेणी कहाँ पे है, तो महाभारत श्रेणी नेपाल में है। इसके अलावा क्या पूछ सकता है कि नेपाल में कौन कौन जनजाति के लोग निवास करते हैं, तो नेपाल में गोरखा जनजाति के लोग निवास करते हैं, नेपाल में गोरखा जनजाति के लोग निवास करते हैं, शेरपा जनजाति के लोग निवास करते हैं, भूटिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। तो नेपाल में शेरपा, भूटिया और गोरखा जनजाति के लोग निवास करते हैं, याद रखना है, ठीक है, आया समझ में। और नेपाल में क्या है, काठमांडू घाटी है, तो पता ही होगा। इसके अलावा लुम्बिनी, लुम्बिनी कहाँ पे है,
तो जानते हैं आप लोग, याद रखना है लुम्बिनी नेपाल में है। लुम्बिनी कहाँ पे है? बौद्ध धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, तो लुम्बिनी नेपाल में है, याद रखना है। चितवन नेशनल पार्क कहाँ पे है? चितवन नेशनल पार्क, चितवन नेशनल पार्क नेपाल में है, ठीक है। सागरमाथा नेशनल पार्क कहाँ पे है? नेपाल में है, याद रखना है, ठीक है। तो आंसर आपको समझ में आ गया, चेपू नेपाल का एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है। अब भूटान के बारे में पूछेगा तो भूटान आप जानते हैं, भूटान जो है भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। मतलब लैंड ऑफ थंडरबोल्ट मतलब, ठीक है, यहाँ पे बिजली बहुत ज़्यादा गिरता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? तो भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, आप जानते हैं। और भूटान भूटान जो है विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो अपने आर्थिक विकास की माप राष्ट्रीय खुशहाली के आधार पर करता है, ठीक है। और भूटान के बारे में और याद रखना है, भूटान एक सवाल कि भूटान जो है एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। भूटान जो है पूर्वी हिमालय का एक स्थलरुद्ध देश है, याद रखना है। और भूटान का सीमा जो है चीन के साथ लगता है, भारत के साथ लगता है। भारत का असम, असम जो है असम, और लिख देते हैं भारत का कौन कौन राज्य भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, पूछ सकता है। तो भारत का आसाम, आसाम जो है भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। WB यानी वेस्ट बंगाल आसाम के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा याद रखना सिक्किम, आया समझ में? तो ये 4 राज्य जो है भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो 4 राज्य याद रखना है कि भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन सा? आसाम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है, कि आसाम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जो है भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अगला देखते हैं म्यांमार। म्यांमार, इसका पुराना नाम क्या था? वर्मा, ठीक है। तो याद रखना है म्यांमार तो अभी नाम है, पहले नाम क्या था इसका? वर्मा नाम था, मतलब बर्मा नाम था, याद रखना है। और म्यांमार भारत एवं बांग्लादेश के पूर्व में तथा चीन के दक्षिण में स्थित है। म्यांमार को क्या कहा जाता है? स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण पैगोडा का देश। तो पूछेगा अगर स्वर्ण पैगोडा का देश किसे कहा गया है, तो म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश कहा गया है, याद रखिएगा। इरावदी नदी कहाँ बहती है? ये इंपॉर्टेंट है, इरावदी नदी। इरावदी नदी म्यांमार की महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। तो याद रखना है इरावदी नदी म्यांमार की जीवन रेखा कहलाती है। और म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट था ये। अब बाकी चीन ऑप्शन में है, तो चीन के बारे में आप जानते ही हैं सवाल सब, ठीक है। अब यहाँ चीन से क्या क्या सवाल पूछ सकता है? जैसे जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले नंबर पे चीन है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन जो है विश्व का चौथा बड़ा देश है, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे आंसर क्या होगा? चेपू किसका एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है? नेपाल, याद रखिएगा। क्लास को एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें। अगला सवाल, भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? तो आपको बताना है भारत के किस राज्य में अहोम वंश का शासन था। तो अहोम वंश का शासन किस राज्य में था? तो आप जानते हैं अ से अहोम, अ से आसाम। तो अहोम वंश का शासन कहाँ पे था? आसाम में। तो याद रखना है कि आसाम में अहोम वंश का शासन था, ठीक है। और आसाम से क्या क्या सवाल बनता है? पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी, पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी आसाम को कहा जाता है। याद रखना है पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी आसाम को कहा जाता है, पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार आसाम को कहा जाता है। आसाम का जो बाउंड्री होता है किस किस देशों के साथ लगता है? तो आसाम का जो सीमा है वो बांग्लादेश और भूटान के साथ लगता है, ठीक है। तो आसाम जो है वो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो आसाम को पूर्वोत्तर राज्यों का प्रहरी कहा जाता है। इसके अलावा आसाम जो है बांग्लादेश और भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। बिहू आसाम का महत्वपूर्ण त्यौहार है, आप जानते हैं। तो बिहू आसाम का महत्वपूर्ण त्यौहार है, याद रखना है। कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो सबको पता होगा कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। कांजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है। इसके अलावा मानस राष्ट्रीय उद्यान आसाम में है, जो कि बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। तो इसको याद रखना है खाली कि बंगाल टाइगर के लिए फेमस है कौन सा, ठीक है, बंगाल टाइगर के लिए फेमस है मानस, याद रहेगा मानस। मानस जो है बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? आसाम में। और काजीरंगा पूछेगा, काजीरंगा तो एक सिंग वाला गेंडा के लिए फेमस है। काजीरंगा भी आसाम में है। और ये वन हॉर्न राइनो है, वन हॉर्न राइनो, आप पूरा लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है।
वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है कांजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, अब यहाँ लिखा नहीं रहा है तो याद रखिएगा, वन हॉर्न एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है कांजीरंगा नेशनल पार्क, और मानस नेशनल पार्क जो है वो बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, आसाम में है। ठीक है, और आप जानते हैं डिगबोई, डिगबोई कहाँ पे, आसाम में है। तेल उत्पादक क्षेत्र है डिगबोई, डिगबोई आसाम में है। ठीक है, कामाख्या मंदिर आसाम में है, उमानंदा आसाम में है। इसके अलावा आप जानते हैं माजुली, माजुली द्वीप जो है ये भी कहाँ पे, आसाम में है। उमानंदा आसाम में है। नवग्रह मंदिर आसाम में है। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा। चलिए, तो भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? आसाम राज्य पर अहोम वंश का शासन था, याद रखेंगे। तो क्लास को एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आए और क्लास का लाभ उठा सकें। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो आपको आंसर करना है कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है। फटाफट आंसर कीजिए कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है, आप बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट अगर पूछ दे तो याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कहाँ पे है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट? तो मुंबई में है। ठीक है, तो याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, और ये कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, याद रखना है। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। अब यहां से आपको याद रखना है कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे है? मुंबई में। याद रखना है कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। और इस सवाल को पूछेगा, घुमा भी सकता है कि नहवा सेवा या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे है? तो इसी को नहवा सेवा भी कहा जाता है। ठीक है, नहवा सेवा, तो नहवा सेवा, ठीक है, नहवा सेवा या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है नहवा सेवा या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, याद रखिएगा। अब पूछेगा एन्नौर पोर्ट कहाँ पे है? किस राज्य में है एन्नौर पोर्ट? आप कमेंट कीजिएगा एन्नौर पोर्ट कहाँ पे है। तो एन्नौर पोर्ट है तमिलनाडु में, याद रखना है। एन्नौर पोर्ट कहाँ पे है? तमिलनाडु, तमिलनाडु में है एन्नौर पोर्ट। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे है? तो पढ़ ही चुके हैं, महाराष्ट्र में है। छत्रपति शिवाजी पोर्ट कहाँ पे? ये आप कमेंट कर दीजिएगा, छत्रपति शिवाजी पोर्ट कहाँ पे? नाम से पता चल रहा है। पारादीप पोर्ट कहाँ पे है? पारादीप उड़ीसा में, तो पारादीप पोर्ट कहाँ पे? उड़ीसा में। ठीक है, तो पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है, एन्नौर पोर्ट तमिलनाडु में है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में है। और यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल देखिए कौन सा पोर्ट है जो एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। जैसे आपसे पूछेगा कोच्चि पोर्ट कहाँ पे है? कोच्चि बंदरगाह कहाँ पे है? तो केरल में, याद रखना है। कोच्चि पोर्ट कहाँ पे है? केरल में, कोच्चि पोर्ट केरल में है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है, तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे है? तूतीकोरिन बंदरगाह, तो आप कमेंट करेंगे तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे है? तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। मारमा गोवा बंदरगाह कहाँ पे है? तो मारमा गोवा बंदरगाह कहाँ पे है? तो याद रखना, मारमा गोवा बंदरगाह, इसी में नाम छुपा है गोवा। ठीक है, तो मारमा गोवा बंदरगाह गोवा में है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन, टी से लिखेंगे ना, टी से तूतीकोरिन, टी से तमिलनाडु, तो तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। कोच्चि बंदरगाह केरल में है। याद रखने का कुछ हिसाब लगाइएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पूछेगा पोर्ट ब्लेयर, तो आपको पता है अंडमान में है ना। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे? अंडमान में है। ठीक है, तो इतना सवाल याद रखिए, एग्जाम में पूछता है कि तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में। ठीक है, न्यू मंगलूर बंदरगाह कहाँ पे है? कर्नाटक में। एन्नौर बंदरगाह कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, अब आपसे क्या सवाल पूछेगा? कांडला पोर्ट कहाँ पे है? फटाफट बताइएगा, कांडला पोर्ट कहाँ पे है? गुजरात में। आप जानते हैं कांडला बंदरगाह कहाँ पे है? गुजरात में। और कांडला बंदरगाह क्या है? एक ज्वारीय बंदरगाह है। क्या है? एक ज्वारीय बंदरगाह। तो याद रखना है, कांडला बंदरगाह गुजरात में है जो कि ज्वारीय बंदरगाह है। और कांडला बंदरगाह जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। तो इंपॉर्टेंट सवाल, कांडला बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है जो कि गुजरात में है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछेगा सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा पोर्ट कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा पोर्ट है विशाखापट्टनम पोर्ट। कहाँ पे विशाखापट्टनम पोर्ट, आप बताइएगा। विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा सबसे गहरा पोर्ट कौन सा है, विशाखापट्टनम पोर्ट है। और ये कहाँ पे? एपी। एपी मतलब आंध्र प्रदेश लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। तो याद रखना है आंध्र प्रदेश। ठीक है, सबसे गहरा पोर्ट कहाँ पे है? याद रखना है कि भारत का सबसे गहरा पोर्ट है विशाखापट्टनम पोर्ट जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। और भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह जो है भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है, याद रखना है। और चेन्नई बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल क्या था कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो नहवा सेवा पोर्ट या फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, याद रखिएगा। तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि क्लास को सपोर्ट मिल सके। प्लीज़ क्लास को सपोर्ट करें। अगला सवाल, पवन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा
पवन ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति टरबाइन चक्की में परिवर्तित करती है। मतलब पूछ रहा है कि पवन ऊर्जा को टरबाइन जो है वो किस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, टरबाइन जो होता है ना, उसमें पवन, उसको लगता है हवा, लगता है हवा लगता है तो वो घूमता है ना। तो टरबाइन जो है वो पवन ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? तो एकदम आसान सवाल है, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, है ना। तो याद रखना है कि पवन ऊर्जा को टरबाइन जो है या चक्की जो है वो किस में कन्वर्ट करेगा? तो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो एनर्जी इनटू विंड टरबाइंस कन्वर्ट मैकेनिकल पावर, ठीक है, काइनेटिक। मतलब याद रखना है कि पवन ऊर्जा को टरबाइन जो है वो किस में कन्वर्ट करेगा? गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर कीजिएगा, आजाद भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? भारत आने वाले पहले रूस के प्रधानमंत्री कौन थे? आपको याद क्या रखना है? ऑप्शन नंबर डी, निकोलाई बुल्गानिन। तो याद रखना है कि आजाद भारत में आने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो निकोलाई बुल्गानिन। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री थे निकोलाई बुल्गानिन। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। अगला सवाल, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आप आंसर करेंगे, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पढ़ा हुआ सवाल होगा आप सभी का, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फटाफट आंसर कमेंट करें, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है ना। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, बाकी ऑर्निथोलॉजी आप जानते हैं, ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? पक्षी के अध्ययन, है ना। तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, बाकी एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? याद है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। एंथ्रोपोलॉजी यानी एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आप कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद जियोलॉजी, जियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एकदम आसान है, दोनों का आप आंसर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी थोड़ा हम और आपको बता देते हैं, कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। बाकी आपको याद रखना है, एगोस्ट्रोलॉजी पूछेगा तो घासों के अध्ययन को एगोस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। एल्गोलॉजी पूछेगा तो शैवालों के अध्ययन को एल्गोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? साइटोलॉजी, तो आप जानते हैं साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, स्टडी ऑफ सेल्स। ठीक है, तो स्टडी ऑफ सेल्स क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। तो याद रखना है, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। इकोलॉजी क्या होता है? तो पौधों का वातावरण से संबंध के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो पौधों का वातावरण से संबंध जो होता है उसके अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, पूछता है एग्जाम में। हिस्टोलॉजी क्या होता है? ऊतकों के अध्ययन को। ठीक है, सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है और ऊतकों के अध्ययन को, ऊतक यानी टिश्यू के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। तो ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। तो इसको आप याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। टिश्यू यानी ऊतक, तो ऊतक या टिश्यू के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। याद रखना, ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, लिम्नोलॉजी क्या होता है? तो झीलों तथा अवलवनीय जलीय पादपों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो इतना सवाल याद रखिए। बाकी पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा आप जानते हैं पैडोलॉजी में क्या किया जाता है? मिट्टी का अध्ययन किया जाता है ना। पैडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। तो ये सब आपको याद रखना है। तो सही आंसर क्या होगा? कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंटोमोलॉजी कहा जाता है। तो क्लास को एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए। अगला सवाल, किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे? यानी सबसे लंबे समय तक गवर्नर रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो आपको बताना है किसी राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल का नाम क्या था। ठीक है, तो बता दीजिए अगर याद है तो याद रखना है पद्मजा नायडू। ठीक है, तो याद रखेंगे सबसे लंबे समय तक गवर्नर रहने का रिकॉर्ड किनका है? पद्मजा नायडू के पास है। तो याद रखना है। ठीक है, आया समझ में? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पद्मजा नायडू सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहे हैं, आप याद रखेंगे। अगर यहाँ से और सवाल बनेगा, क्या बनेगा कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो याद है तो बताइए, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल का नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा। तो आप जानते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद
155 के तहत। तो दोनों याद रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है और राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और आप जानते हैं कि राज्यपाल जो हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। अनुच्छेद 156 में लिखा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, और अनुच्छेद 155 में लिखा है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है। और आप जानते ही हैं कि केंद्र में जिस तरह से राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है तथा शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, उसी तरह राज्यों में भी राज्य का प्रमुख राज्यपाल और शासन का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। ठीक है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, बहुत अच्छा सवाल है। और राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम 35 साल का एज होना चाहिए, याद रखना है। राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम 35 साल का एज होना चाहिए। और आप जानते हैं कि राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है, ठीक है, अध्यादेश जो जारी किया जाता है, ठीक है, अनुच्छेद 213 के तहत किया जाता है। राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 213 के तहत, और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है। तो याद रखना है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है अनुच्छेद 213 के तहत, ठीक है, और राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है 123 के तहत। लिख दे रहे हैं हम, बहुत ये सब पढ़ा रहे हैं। अगर आप क्लास देख रहे नहीं तो प्लीज़ क्लास आप रेगुलर देखिए। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, और अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है। तो क्लास को एक बार प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अगला सवाल, एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जा सकते हैं? तो आपको बताना है एक साल में लोकसभा का सामान्यतः कितना सत्र आयोजित किया जा सकता है। तो बहुत आसान सवाल है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तो बताइए, हाउ मेनी सेशंस ऑफ द लोकसभा आर नॉर्मली हेल्ड इन अ ईयर? तो याद रखना है, एक वर्ष में लोकसभा का सामान्यतः जो है 3 सत्र आयोजित किया जा सकता है। समझ में आया? तो आंसर क्या होगा, एक वर्ष में लोकसभा का सामान्यतः 3 सत्र आयोजित किया जा सकता है, आप याद रखिएगा। और आप जानते हैं कि लोकसभा जो है निम्न सदन है। लोकसभा का जो गठन है अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है। लोकसभा निम्न सदन है। लोकसभा में मैक्सिमम कितना सदस्य हो सकता है? तो लोकसभा का मैक्सिमम सीट कितना है? तो 552 है ना। और अभी कितना सीट है? तो ये आपको याद रखना है। बताइए अभी कितना सीट है? तो याद रखना है कि लोकसभा में मैक्सिमम 552 सदस्य हो सकते हैं, पर वर्तमान में अभी 545 सदस्य हैं। ठीक है। तो याद रखना है कि लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है। लोकसभा निम्न सदन है। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या है 552। लोकसभा में वर्तमान में 545 सदस्य हैं, याद रखिएगा। और आप जानते हैं कि 2001 ईस्वी में संसद द्वारा पारित 84th अमेंडमेंट के द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखने का प्रस्ताव रखा गया है। और आपको ये भी पता होगा कि सबसे अधिक लोकसभा सीट कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा सीट है। उत्तर प्रदेश में कितना लोकसभा सीट है? तो याद रखना, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है। महाराष्ट्र में कितना लोकसभा सीट है? तो महाराष्ट्र में आप बताइएगा कितना लोकसभा सीट है। आंध्र प्रदेश में कितना लोकसभा सीट है? इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश में कितना लोकसभा सीट है? ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट है। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है। वेस्ट बंगाल में 42 लोकसभा सीट है। कितना है? वेस्ट बंगाल में 42 लोकसभा सीट है। बिहार में 40 लोकसभा सीट है। तो ये 5 आपको याद रखना है कम से कम। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 80 लोकसभा सीट है। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है। वेस्ट बंगाल में 42 लोकसभा सीट है। बिहार में 40 लोकसभा सीट है। और आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट है। कितना? आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट है, याद रखिएगा। ठीक है। और आप जानते हैं कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होता है। लोकसभा को समय से पहले भी भंग किया जा सकता है ना। और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए मिनिमम 25 साल की उम्र होना आवश्यक है, याद रखिएगा। ठीक है। और लोकसभा के संयुक्त, ये समझ में आ गया। और याद रखना है कि लोकसभा के पास पावर होता है कि धन विधेयक के बारे में जो पावर होता है वो किसके पास होता है? याद रखना, लोकसभा के पास पावर होता है धन विधेयक के संबंध में। ठीक है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा के स्पीकर करते हैं, याद रखेंगे। ठीक है। और पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है जीवी मावलंकर। पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। और पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। उपाध्यक्ष कौन थे? एम आनंद सैनम अयंगर। तो याद रखना है, पहले लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, पहले लोकसभा के उपाध्यक्ष एम आनंद सैनम अयंगर। अभी कौन सा लोकसभा चल रहा है? तो अभी 17वां लोकसभा चल रहा है। 17वां लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। फिर आपसे पूछेगा लोकसभा की पहली महिला स्पीकर, तो याद रखना है मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला स्पीकर है। मीरा कुमार 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष थी। सुमित्रा महाजन जो है, अभी तक 2 ही महिला है जो लोकसभा के अध्यक्ष बनी है। ठीक है। तो याद रखना है कि मीरा कुमार, दूसरी सुमित्रा महाजन। तो मीरा कुमार 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष बनी थी। सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष बनी थी। और ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो वर्तमान में 17वां लोकसभा चल रहा है, याद रखना है। ठीक है। तो समझ में आ गया, एक वर्ष में लोकसभा का सामान्यतः कितना सत्र आयोजित होता है? तो याद रखना है 3। ठीक है।
तो इतना ही सवाल था। उम्मीद करेंगे आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें और क्लास में रेगुलर रहें। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। उम्मीद करेंगे जाते जाते आप लोग क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय BSA। धन्यवाद।